नमस्कार। मैं उज्ज्वल कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष एक केदारनाथ सिंह की कविता के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर। मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं केदारनाथ सिंह की इस कविता की व्याख्या और उससे जुड़े कुछ प्रसंग पे चर्चा करेंगे हम लोग अभी। तो आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आए। सबसे पहले बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, जैसा कि शीर्षक से विदित है कि बर्लिन नाम की कोई जगह है जहाँ पे कोई दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसे बाद में ढा दिया गया है। और उस ढहे दीवार को देखने के बाद कवि केदारनाथ सिंह के मन में क्या क्या बातें सामने आती है, क्या क्या बातें उमड़ती हैं, उन्हीं सब प्रसंगों के साथ मैं आपके साथ अपने विचार साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें अगर कुछ त्रुटियां हो तो उसे आप क्षमा कीजिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं कि ये बर्लिन क्या है। बर्लिन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जर्मनी में जगह है बर्लिन। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यह महसूस क्या किया गया कि दोनों जो धड़े थे विश्व युद्ध के, उन्होंने ऐसा माना कि जब तक जर्मनी का विखंडन नहीं किया जाएगा, जर्मनी को टुकड़े टुकड़े में बांट नहीं दिया जाएगा, तब तक विश्व में शांति स्थापित करना एक दुष्कर कार्य है। तो इसी के तहत जर्मनी को मुख्य 4 हिस्सों में बांटा गया। मुख्य रूप से वह 2 हिस्से ही होते हैं, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जिसको बर्लिन जो जगह है वही बांटती है दोनों जगह को। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में लोगों का जो कारीगर थे, जो पूंजीपति थे, व्यवसायी थे, उनका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, उनका प्रवास ज़्यादा होने लगा पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ। क्यों? क्योंकि पूर्वी जर्मनी जो था वह एक समाजवादी व्यवस्था था और पश्चिमी जर्मनी जो था वह पूंजीवादी व्यवस्था था, जिसके कारण जो व्यवसायी थे, जो कारीगर थे, उनका झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी जर्मनी के तरफ होने लगा। पश्चिमी जर्मनी के तरफ इस झुकाव को देखते हुए, इसके मद्देनज़र रखते हुए, जो पश्चिमी जर्मनी के लोग थे उनके मन में भी, और जो पूर्वी जर्मनी के शासक थे उनके मन में भी कुछ बातें आती हैं, जिसको लेकर वाल्टर उल्ब्रिख्त के प्रशासन ने यह कल्पना की कि क्यों ना एक दीवार खड़ी कर दी जाए दोनों के बीच में, जिससे कि यह माइग्रेशन, जो प्रवास हो रहा है कारीगरों और इनका व्यवसायियों का, यह रुक सके। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक दीवार खींच दी जाती है दोनों के बीच में, और वही दीवार बर्लिन की दीवार कहलाती है। यह बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 को बना शुरू हुआ था। 13 अगस्त 1961, 13 अगस्त 1961 को यह बनना शुरू हुआ, और 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989 की बाद के सप्ताह में इसे ढा दिया गया। तो इस मंजूरी, अब एक सवाल आता है कि यह बनवाया किसने। तो सोवियत संघ के नेता होते थे निकिता ने मंजूरी दी इसके लिए। दीवार बनकर तैयार हो गई। अब इससे क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में माइग्रेशन तो रुक गया, लेकिन जो वैमनस्य था, जो बंटवारे का दर्द होता है, वह बढ़ने लगा। और एक तरह से यह दोनों ही मुल्कों के, मतलब एक ही मुल्क के 2 हिस्सों के लिए बहुत ही घातक, जैसे कि लोग नए नए तरीका ईजाद करने लगे उस दीवार को पार करने का। सुरंग बना के उसके नीचे से निकलना, कटीली तारों के बीच से निकलने की कोशिश करना, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। तो इससे क्या हो, उसके बाद जब दीवार खड़ी कर दी गई तो यह पश्चिमी जर्मनी के शासकों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्वी जर्मनी के शासकों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो भी पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ प्रवास करते हुए पकड़ा जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी वहीं पे।
तो इस तरह से कई कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो अंततः फिर दोनों ही जर्मनी के दो हिस्से जो थे उसमें 1989 में दोनों में समझौता होता है और यह निर्णय लिया जाता है कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए, यह दीवार हम लोगों के बीच न आड़े आए। तो इसके लिए जब जो समझौता होता है वह होता है 9 नवंबर 1989 को। उसके बाद 9 नवंबर 1989 के बाद कुछ जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उस दीवार को थोड़ा थोड़ा तोड़ कर स्मारक के रूप में अपने अपने घर में रखने लगे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी जुड़ी हुई यादें थी। ठीक। तो इसी तरह से ये मुख्य रूप से बर्लिन की जो दीवार है उसकी कहानी है कि बर्लिन की जो दीवार आखिर केदारनाथ सिंह अपनी कविता में लाते हैं कि बर्लिन की दीवार, टूटी दीवार को देखकर। तो वह बर्लिन की दीवार क्या है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, पहले मैंने यह बताने की कोशिश की। और आइए अब हम बर्लिन के टूटी दीवार का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझने के बाद पहले मैं एक बार पूरी कविता पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या और अन्य चीज़ों पे आऊँगा। तो सबसे पहले एक बार कविता मैं पढ़ता हूँ। 3 दिन हुए मैंने बर्लिन में देखे नहीं कौवे, लेकिन क्यों कौवे, इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कौवे, इस सुंदर शहर में जबकि आसमान उतना ही नीला है बिन कौवों के। यह एक छोटा सा होटल है जहां हम कुछ हिंद पाक लेखक ठहरे हैं साथ साथ, और हमारे पासपोर्ट चाहे जो कहते हों, यहाँ हम में से हर एक थोड़ा हिंद है, थोड़ा थोड़ा पाक। हम साथ साथ खाते हैं पीते हैं साथ साथ, हंसते हंसते कभी कभी हो जाते हैं उदास भी। यह साथ साथ हंसना, उदास होना साथ साथ, यह एक दुर्लभ अनुभव है एक विदेशी ज़मीन पर। वहाँ बाहर मेरी खिड़की से दिखते हैं 2 वायुयान जैसे 2 कबूतर। 2 महायुद्ध वहाँ बेंच पर बैठे वृद्धों की स्मृति में ठाएं ठाएं करते हुए, एक ताज़ा चुंबन किन्हीं होठों से गिरकर वहाँ घास पर पड़ा हुआ। पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी हुई दीवार भी, और देखता हूँ कि उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री। न जाने कब से कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ, कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ कि रुकने नहीं देता उसे, और वह बार बार आ रही है, जा रही है, उधर से इधर और इधर से उधर। इधर एक छोटी सी महफिल में सुन रहे हैं हम अहमद फराज को, कोई ताज़ा गज़ल सुना रहे हैं वे, झूम रहे हैं सब, झूम रहा हूँ मैं भी। पर मेरी आंखें खिड़की के पार बर्लिन की उस टूटी दीवार पर टिकी है। जहां वह पागल स्त्री गजल को चीरती हुई लगाए जा रही है चक्कर पर चक्कर, जैसे कोई बिजली कौंध जाए एक दबी हुई स्मृति झकझोर जाती मुझे, और मुझे लगता है कहीं मेरे भीतर भी है एक पागल स्त्री जो दरवाज़ों को पीटती और दीवारों को खुरचती हुई उसी तरह लगा रही है चक्कर मेरे उपमहाद्वीप के विशाल नक्शे में न जाने कब से। देखता हूँ कि गज़ल के बीच में कोई मिसरा भूल रहे हैं अहमद फराज। पिछले शेर और अगले के बीच का एक अजब सा सन्नाटा भर गया है कमरे में, पर मुझे लगता है मेरे भीतर की वह पागल स्त्री
पर मुझे लगता है मेरे भीतर की वह पागल स्त्री अब एक दीवार के आगे खड़ी है और चीख रही है, यह दीवार, आखिर यह दीवार कब टूटेगी। इतने बरस हुए गजलों से भरे इस उपमहाद्वीप में मुझे एक भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार है। मुझे एक भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार। तो आइए बर्लिन की टूटी दीवार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कविता को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कविता की व्याख्या पर। कविता के पहले ही पंक्ति में जो बात कही गई है, 3 दिन हुए, यह 3 दिन किस चीज़ की प्रतीक है। हम आगे समझेंगे, इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि यह 3 दिन आखिर क्या है। ठीक, 3 दिन हुए मैंने बर्लिन में देखे नहीं कौवे, लेकिन क्यों इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कौवे इस सुंदर शहर में, जबकि आसमान उतना ही नीला है बिन कौवों के भी। केदारनाथ सिंह जैसे कि उनके अन्य कविताओं से भी हम देखेंगे कि वह स्वयं से प्रश्न करना बहुत ही उचित समझते हैं और वह अमूमन स्वयं से प्रश्न करते हैं। तो उसी कड़ी में इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी वह एक प्रश्न करते हैं कि आखिर इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कौवे। यहाँ पे कौवे क्यों आए हैं। कौवे 2-3 अर्थों में हमारे सामने आते हैं। पहला कि कौवे को हमारे भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि जब कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आते हैं तो उसकी पूर्व सूचना कौवा हमको दे देता है। कौवा जो बाग देता है, उचरता है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि कौवा उचरा की आवत बा। तो वहीं कि कौन आ रहा है कौवा बता देता था, वो कौवा। तो एक पृष्ठभूमि ये है कि यहाँ पे कौवे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा कि कौवा जो होता है वह किसी भी युद्ध में का अगर हम जिक्र करें तो उसमें कौवा का जिक्र इसलिए आता है कि वह मांस का, यानी जो शव है, जो वहाँ पे युद्ध के जो उपसंहार है उसमें जो घात प्रतिघात से जो शरीर क्षत विक्षत है, खून बहे हैं और जो मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, लिथड़े पड़े हुए हैं, उनको वो खाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं केदारनाथ सिंह कि वो कौवे नहीं दिख रहे हैं। यानी कि बर्लिन में जब दीवार ढा दी गई है, अब दीवार नहीं है, तो दोनों पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो वैमनस्व था, जो जैसे ही दीवार पार करने के लिए कोई प्रयत्न करता था तो देखते ही गोली मार दी जाती थी, वह खून खराबा अब बंद हो चुका है। अब वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि ऐसा करेगा। दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो लोग हैं वह एक दूसरे को समझ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को एकीकृत हो चुका है जर्मनी, और दोनों एक दूसरे को आत्मीय भाव से स्वीकार कर चुके हैं। दूसरा अर्थ यह है, यह एक छोटा सा होटल है। कवि केदारनाथ सिंह बर्लिन में एक काव्य गोष्ठी के लिए गए हुए हैं और वहीं से काव्य गोष्ठी में और भी देश जो शायर और कवि हैं वो भी पहुँचे हैं वहाँ पे। तो वह बता रहे हैं कि वह अब वहाँ का सिनारियो बता रहे हैं कि बर्लिन में हमारे होटल में क्या क्या चीज़ें थी। वह बताते हैं कि यह एक छोटा सा होटल है, यह एक छोटा सा होटल है जहां हम कुछ हिंद पाक लेखक ठहरे हैं साथ साथ। वह बता रहे हैं कि हम लोग आए हैं, ठहरे हुए हैं, एक साथ हम लोग हैं, और हमारे पासपोर्ट चाहे जो कहते हों, और हमारे पासपोर्ट चाहे जो कहते हों, ये यहाँ हम में से हर एक थोड़ा थोड़ा हिंद है, थोड़ा थोड़ा पाक। यानी कि जो बंटवारे की त्रासदी 45 में जो बंटवारा
जर्मनी का हुआ विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, उसी तरह से जो भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, वह स्मृति, क्योंकि कवि केदारनाथ सिंह जब भारत का बंटवारा हुआ तो 12-13 साल के, 1934 में जन्म होता है, 47 में भारत का बंटवारा होता है, तो 12-13 साल की उम्र में, तो उनकी जो स्मृति है बंटवारे के दर्द को लेकर, वह स्मृति उनके मन में है कि हम लोग जो यहाँ पे हैं, हम में तो कोई वैमनस्य नहीं है, हम थोड़ा हिंद हैं थोड़ा पाक, यानी कि हमारा जो आत्मीय रिश्ता है वह तो एक ही है। यह बंटवारे की जो दर्द है, वह उस दर्द को वही समझ सकता है। आगे की पंक्तियों में आएगा जो उस चीज़ को भुगता है, जो उस चीज़ को देखा है, जो उस चीज़ को महसूस किया है। यहाँ हम में से हर एक थोड़ा थोड़ा हिंद है थोड़ा थोड़ा पाक, यानी अगर हम भी हैं तो हम पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी, अभी कहें कि हमारा मन हिंदुस्तानी है तो यह बेईमानी होगी, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो हमारे पाकिस्तान में भाई बंधु चले गए हैं, उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, उनके लिए भी हमारे मन में एक छोटी सी ही सही लेकिन दया भाव और बंधुत्व का भाव, दया भाव न कह के बंधुत्व का भाव हम कहें कि बंधुत्व का भाव उनके लिए हमारे मन में अभी भी मौजूद है। हम उनको अपना भाई ही समझते हैं, हम उनका अपना अंग ही समझते हैं, इसलिए हम थोड़ा हिंद है थोड़ा थोड़ा पाक, हम साथ साथ खाते हैं। यहाँ होटल में जो हम ठहरे हुए हैं, तो यहाँ भारत पाक की तरह अलग अलग हम नहीं हैं, यह नहीं, वहाँ भारत पाक जब बंटवारा हो गया तो हमारे मन में ऐसी वैमनस्य बो दी गई ज़बरदस्ती की कि पड़ोसी के यहाँ, यानी हमारे बंटवारे के बाद जो हमसे देश अलग हुआ पाकिस्तान, उसके कितने घरों में चूल्हा जल रहा है, कितने लोग बिना भोजन के सो जा रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि वही पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि कवि या शायर हमारे साथ हैं, यहाँ मौजूद हैं, वह यहाँ पे हैं, तो लेकिन उनके साथ ही हम खाते हैं, उनके साथ ही हम रहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम भारत और पाक नहीं है, यहाँ पे हम सब भाई भाई हैं। हम साथ साथ खाते हैं पीते हैं, साथ साथ हंसते हंसते कभी कभी हो जाते हैं उदास। हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उसमें हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह बात जो बंटवारे का दर्द है वह हमारे सामने आता है, जैसे ही हमारे मन में वह भाव आता है, वैसे ही हम उदास हो जाते हैं, और वह एक अजीब सी उदासी हमारे चेहरे को मलिन कर देती है, गमगीन कर देती है। यह साथ साथ हंसना, उदास होना साथ साथ एक दुर्लभ अनुभव है एक विदेशी जमीन पर। अगर हम एक होते, अगर हमारा बंटवारा न हुआ होता, अगर हम दो हिस्सों में न बंटे होते, अगर भारत और पाक का विभाजन न हुआ होता, तो हमारे लिए यह सहज अनुभव होता कि हम साथ साथ खाते, साथ साथ पीते, साथ साथ उदास होते, साथ साथ हंसते, साथ साथ रहते। लेकिन जब बंटवारा हो गया है, साथ हमको रहने को नहीं मिलता है, तो यह साथ साथ हंसना, एक साथ मिलना, साथ साथ उदास होना, यह दुर्लभ है, यह जल्दी मिलता नहीं है। यह दिखाता है कि किस तरह का वैमनस्य हमारे मन में, यानी कि जो हमारे रहनुमा थे वह किस तरह से हमको अलग कर दिए। दिलों को अलग तो नहीं कर पाए, लेकिन जो जान थी उसको अलग कर दिए। वहाँ इसके बाद थोड़ी सी कविता वहाँ के जो वहाँ पे दिख रहा है, तत्कालीन वहाँ जो दिख रहा है उसके तरफ मुड़ती है और बताती है कि वहाँ बाहर मेरी खिड़की से दिखते हैं दो वायुयान जैसे दो कबूतर। यहाँ प्रश्न आता है कि दो वायुयान कौन से हैं? वह दो वायुयान कौन से हैं और दो कबूतर कौन से हैं? कबूतर जैसा कि हम जानते हैं कि शांति का प्रतीक है, विश्व में शांति का प्रतीक कबूतर है, सब कोई जानता है। श्वेत कबूतर को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। और वायुयान, अधिकतर लोग जानते होंगे कि वायुयान का अधिकांश जो हिस्सा होता है वह उजले रंग से होता है, इसलिए श्वेत कबूतर को वायुयान से तुलना करते हैं। कभी कहते हैं दो वायुयान जैसे दो कबूतर। यह अब पीछे इतिहास के गर्त में जाते हैं। वह बताते हैं कि 1945 में
जब हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए जाते हैं, वो दोनों वायुयान से गिराए जाते हैं, और उसका दर्द, 2 वायुयान जैसे 2 कबूतर, 2 महायुद्ध वहाँ बेंच पर बैठे। वह बताते हैं कि वहाँ कोई एक वृद्ध जोड़ा है, वृद्धों की जोड़ा न कह के वृद्धों की एक टोली बैठी हुई है वहाँ उस पार्क में, जो कि होटल के ठीक सामने है, जहाँ दिख रहा है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से आसमान में 2 वायुयान अभी जैसे गुजरे, तो वह दृश्य याद आया जो 1945 में हमारे उनके सामने आया होगा, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे आसमान से बम गिराए गए थे। 2 वायुयान जैसे 2 कबूतर, 2 महायुद्ध, 2 विश्व युद्ध, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे विश्व में 2 बार विश्व युद्ध लड़ा जा चुका है, तो वहीं 2 विश्व युद्ध, महायुद्ध, वहाँ बेंच पर बैठे वृद्धों की स्मृति में ठाएं ठाएं करते हुए, वह वृद्ध जो वहाँ बैठे हैं, जो उनका टोली पूरा बैठा है, उनकी स्मृति में सब कुछ साफ साफ है कि किस तरह से इसी धरती पर, इसी जर्मनी को लेकर कैसे विश्व में लड़ाइयाँ छिड़ी थी, और किस तरह से पूरा विश्व 2 धड़े में बंट चुका था, और किस तरह से वहाँ नरसंहार हुआ, उनके स्मृति में है। लेकिन ठीक कविता अब इतिहास से हटकर, स्मृति से निकलकर वर्तमान पे आती है और कहती है, एक ताजा चुम्बन किन्हीं होठों से गिरकर वहां घास पर पड़ा हुआ। यह क्यों कहते हैं? यानी अब शांति हो चुकी है, अब युद्ध का, वैमनस्व का दौर चला गया, अब पूर्ण रूप से शांति है, और शांति में प्रेम उपजता है, शांति में प्रेम उपजता है, और उस प्रेम का चुंबन वही घास पे पड़ा हुआ, यह एक बिंब है कि किस तरह से अब जो जर्मनी के लोग हैं वह एक दूसरे को अपना मान चुके हैं, और किस तरह से वो एक साथ जी रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। कविता आगे बढ़ती है और आता है संदर्भ कि पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी हुई दीवार भी। कवि कहते हैं कि जिस होटल के कमरे में हम लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ से कुछ ही दूरी पर जो बर्लिन की टूटी हुई दीवार, जहाँ पे बर्लिन की वह दीवार खड़ी की गई थी, वह हमारे सामने दिख रही है। वह दीवार जो कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी, दोनों एक ही देश के 2 टुकड़े, 2 हिस्से को अलग अलग करती थी, वह हमसे कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है, वह कुछ ही दूरी पर मौजूद है, वह दिख रही है, हमको दिख रही है। और देखता हूँ कि उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री। यह पागल स्त्री चक्कर लगा रही है एक। यह पागल स्त्री कौन है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा जो परिणाम होता है, या कहें कि उस त्रासदी की मार, जो युद्ध की त्रासदी होती है, उसकी सबसे बड़ी मार झेलने को किसको मिलती है? तो वह बच्चों और महिलाओं को। पुरुष वर्ग उस युद्ध में हिस्सा लेते हैं, जिस कारण कितने बच्चे अनाथ होते हैं, कितनी महिलाएं विधवा होती हैं, जिससे उनका मतलब त्रासदी की मार जो होती है, युद्ध की त्रासदी की जो मार होती है, वह सबसे ज़्यादा महिलाएं झेलती हैं। तो या हो सकता है कि जब यह दीवार खड़ी की गई हो तो उस औरत का कोई प्रिय, कोई सगा संबंधी, कोई प्रेमी, पुत्र, कोई भी हो सकता है, वह दीवार के उस पार रह गया हो, जिस कारण से उस स्त्री का जो दर्द है, जो वेदना है, वह दिनों दिन बढ़ती जाए और वह पागल हो जाए। क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम मनुष्य को एक तरह से पागल ही बना देता है। तो यहाँ पे पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी हुई दीवार भी,
और देखता हूँ कि उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री। यहाँ पे एक संदर्भ और भी आता है कि यह जब हम इसको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से जोड़ दें इस कविता को, तो हमें यह महसूस होगा कि यह पागल स्त्री जिस तरह से चक्कर लगाए जा रही है, उसी तरह से जो भारत पाक विभाजन हुआ उसकी त्रासदी जो थी, उससे विह्वल भारत माता जो है वह पागल की तरह हो गई है, वह भी उस पागल स्त्री की तरह प्रतीत हो रही है। न जाने कब से कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो उस महिला को, उस स्त्री को बार बार चुभ रही है। वह क्या है, वह कौन सा वियोग है, वह क्यों इस तरह से विक्षिप्त अवस्था में है, यही जानने की कोशिश है, लेकिन यह कोई जान नहीं पाता। कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका। वह केवल और केवल वह स्त्री जानती है, उसके अलावा इस विभीषिका को, इस त्रासदी को कोई और नहीं जानता है कि आखिर वह विक्षिप्त अवस्था में क्यों पहुंची है, कैसे पहुंची है, उसके पीछे कारण क्या है कि रुकने नहीं देता उसे, और वह बार बार आ रही है, जा रही है, उधर से इधर और इधर से उधर। मतलब कि उस जो दीवार के अवशेष बचे हैं उसके चारों तरफ वह चक्कर लगा रही है स्त्री। आखिर कौन सा दर्द है, आखिर ऐसा क्या हुआ है, यह हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उस स्त्री को, उस महिला को इस तरह से पागल जैसा विक्षिप्त किया हुआ है। इधर एक छोटी सी महफिल में अब बर्लिन की दीवार से नज़र हटाकर कवि केदारनाथ सिंह सबकी नज़र को वह अपने तरफ लाते हैं और बताते हैं कि होटल के कमरे में क्या हो रहा है, जहां हम ठहरे हैं वहां क्या चल रहा है। इधर एक छोटी सी महफिल में सुन रहे हैं हम अहमद फराज को। अहमद फराज पाकिस्तानी मूल क्या, बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान चले गए, वह कोई गज़ल सुना रहे हैं, वह उस महफिल में मौजूद हैं और हम सभी उनके किसी ताज़ा गज़ल का आस्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं उस गज़ल को, तो झूम रहे हैं सब, भी झूम रहा हूँ मैं भी। यानी वह गज़ल सुन के मैं इतना भाव विह्वल हो गया कि, या वहाँ मौजूद सभी लोग इतने भाव विह्वल हो चुके हैं कि उस में डूब चुके हैं। परंतु यहाँ पे एक सवाल आता है कि अहमद फराज को ही क्यों चुना। दो कारण हैं। एक तो वह जिस रूमानियत, क्रांतिकारिता के कवि माने जाते हैं वह, और दूसरा कारण कि वह बर्लिन में केदारनाथ सिंह के साथ उस होटल में मौजूद हैं। कविता आगे बढ़ती है। पर मेरी आंखें खिड़की के पार बर्लिन की उस टूटी दीवार पर टिकी है। वह कहते हैं कि मेरी नज़र जो है बर्लिन की उस टूटी दीवार पर टिकी है, जहां वह पागल स्त्री गज़ल को चीरती हुई, यानी कि वह कोई शोर साबा नहीं कर रही है, लेकिन उसका जो घूमना है, वह उसका जो चक्कर लगाना है, यानी कि मेरा जो मन है, मैं यहाँ मौजूद ज़रूर हूँ, शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा मस्तिष्क उसके पास, उस महिला के पास है। उसका दर्द जान लेने को ललायित है कि मैं काश उसका दर्द जान लेता, क्यों वह पागल हुई है, क्यों वह चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही है। जैसे कोई बिजली कौंध जाए, जैसे एकाएक मन के अंदर कोई बिजली जैसा क्षणिक कौंध जाता है, उसी तरह से एक दबी हुई स्मृति झकझोर जाती है मुझे, और मुझे लगता है कहीं मेरे भीतर भी है एक पागल स्त्री।
यहाँ पे वह जो स्मृति आती है वह कोई और स्मृति नहीं है, वह भारत और पाक का विभाजन क्या स्मृति है कि कैसे भारत और पाक का विभाजन हो जाता है, भारत और पाक दो मुल्क बन जाते हैं जिसके लोग तो एक थे, जिनमें आपसी कोई वैमनस्य नहीं था, वह भी अब कैसे एक दूसरे के रक्त पिपासु हो चुके हैं, कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और मुझे लगता है कहीं मेरे भीतर भी है एक पागल स्त्री जो दरवाज़ों को पीटती और दरवाज़ों को खुरचती हुई उसी तरह लगा रही है चक्कर मेरे उपमहाद्वीप के विशाल नक्शे में न जाने कब से। यानी यह कोई और स्त्री नहीं है, वह भारत माता है जो एकदम बेचैन है, परेशान है, जो एकदम इस हालत में पहुंच चुकी है कि क्या होगा इस देश का, कैसे अब इस देश का उद्धार हो, कैसे हम इस देशवासियों को सम्मिलित कर सकें, कैसे जो दो मुल्कों में बट गए हैं, जो एक दिल एक जान थे वह अब दो हो गए हैं, उनको कैसे फिर से मिलाया जा सके। जैसे जर्मनी की दीवार ढा दी गई, लेकिन इस भारत और पाक के बीच अदृश्य दीवार को किस तरह से ढाया जाए। यहाँ कोई दीवार खींची नहीं गई है, यहाँ तो केवल बाड़े लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं, लेकिन उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए वह दरवाज़ों को खुरचती है। वह पागल स्त्री जो है वह समझ रही है कि यह बंटवारा जो है बहुत महीन है, यहाँ के लोगों के कारण यह बंटवारा नहीं हुआ है, चंद सियासतदान इसको बांटे हैं, इसीलिए वह दरवाज़ा पीटती है कि हे पुत्रों खोलो दरवाज़ा, तुम मेरे ही अंग हो, तुम आ जाओ। और जब वह दरवाज़ा खुलता नहीं है तो उसको खुरचती है। वह पागल हो चुकी है, वह किसी भी तरह से उस जो अदृश्य दरवाज़ा है, जो अदृश्य दीवार है दोनों के बीच में, उसको खुरच के ही सही लेकिन मिटा देना चाहती है, ताकि फिर से दोनों मुल्क, दोनों दिल, दोनों जान फिर से एक हो सकें। देखता हूँ कि गज़ल के बीच में कोई मिसरा भूल रहे हैं अहमद फराज। देखता हूँ कि गज़ल के बीच में कोई मिसरा भूल रहे हैं अहमद फराज। ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया कि गज़ल के बीच का एक मिसरा अहमद फराज भूल रहे हैं? अहमद फराज उस समय कौन सा गज़ल गुनगुना रहे हैं, कौन सी गज़ल सुना रहे हैं और उसका कौन सा मिसरा भूल रहे हैं? तो उसके लिए पिछले शेर और अगले के बीच का, यह पिछला और अगला, हम गज़ल के दो शेर को भी समझ सकते हैं कि एक शेर अगला और पिछला शेर के बीच का कोई मिसरा वह भूल रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यह भूल रहे हैं क्या कि भारत और पाक, अगला एक शेर है, पिछला दूसरा शेर है, उसके बीच में जो अदृश्य दीवार है, जो बीच में जो चीज़ दोनों को बांट रही है, वह चीज़ वह भूल रहे हैं। यानी अब हम उस तरफ इस खाई को किस तरह से पाटा जाए, इसका क्या उपाय है, इस वैमनस्य को ख़त्म करने का क्या क्या मार्ग है, यह भूल रहे हैं अहमद फराज। ठीक, भर गया एक अजब सा सन्नाटा भर गया है कमरे में, चूँकि जहाँ पे यह महफिल सजी थी, एक अजब सा, अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई बोल रहा होता है, धारा प्रवाह बोल रहा होता है और अचानक से जब वह चुप हो जाए तो जो सुनने वाले होते हैं उनमें एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, उनके मन में एक अजीब सी खामोशी होती है कि आखिर क्या हो गया, कैसे भूल गया व्यक्ति। तो वहीं एक अजब सा सन्नाटा भर गया है कमरे में, पर मुझे लगता है मेरे भीतर की वह पागल स्त्री अब एक दीवार के आगे खड़ी है और चीख रही है, यह दीवार कब टूटेगी। वह पागल स्त्री जो मेरे मन के भीतर है, यानी जो भारत और पाक के बंटवारे
को सही नहीं मानती है और इसको फिर से एकीकृत करने का मांग करती है, वह भारत माता अब दीवार के सामने खड़ी है, यानी कि मुखर होके बोल रही है। लेकिन क्या बोल रही है? कब टूटेगी यह दीवार, कैसे टूटेगी यह दीवार जो है, जो अघोषित दीवार है हम दोनों के बीच में, वह कैसे टूटेगी, कैसे हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। एक ही माँ के दो पुत्र कैसे अलग हुए हैं और फिर से कैसे एक हो जाएं, यही बात सोच रही है वह पागल स्त्री। यह दीवार कैसे टूटेगी, ये इस दीवार जो अघोषित दीवार है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? आखिर यह दीवार कब टूटेगी? इतने बरस हुए। आज जब मैं यह कविता लिख रहा हूँ, कवि केदारनाथ सिंह कह रहे हैं कि आज जिस समय मैं यह कविता लिख रहा हूँ और जिस समय यह सब मैंने देखा था, उसमें कुछ बरस हो गए, इतने बरस हुए गजलों के से भरे इस उपमहाद्वीप में, गजलों की तरह सुंदर, प्रेम से भरे, प्रेम से लबालब भरे इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मुझे एक भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार है कि किस तरह से वह, कौन सी वह बात होगी जिससे फिर से हम दोनों एक हो सकते हैं, इसका इंतजार रहेगा। यही कवि केदारनाथ सिंह इस कविता के माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं। व्याख्या यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।